वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा, एक खास वीडियो पॉडकास्ट जिसमें आज के जो मेरे मेहमान हैं वो निवेश की दुनिया का जाना माना नाम है। शेयर मार्केट में ऑलमोस्ट 20 साल का अनुभव रखते हैं। हालांकि वो साफ साफ नहीं बताना चाहते कि 20 साल का अनुभव है, नहीं तो हम उनकी एज गेस करने लगेंगे। लेकिन इकोनॉमी से लेकर टैरिफ और वेल्थ क्रिएशन से लेकर रिटायरमेंट की प्लानिंग, इनके थॉट्स सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया पर वायरल रहते हैं। तो मिलिए, मेरे आज के गेस्ट थे दीपक शेनॉय, कैपिटल माइंड म्यूचुअल फंड के फाउंडर और सीईओ, साथ ही में सेबी रजिस्टर्ड पीएमएस को भी ये हेड करते हैं। और अब जो नई टोपी इनके सिर पर है वो है कैपिटल माइंड म्यूचुअल फंड की। बहुत बहुत बधाई आपको दीपक। सबसे पहले म्यूचुअल फंड की दुनिया में आप आगे बहुत, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, पढ़ाया, समझाया निवेश की बारीकी, और अब खुद आप मैदान में हैं। तो ये म्यूचुअल फंड में आना, ये प्लानिंग पहले से थी जब आप पीएमएस रन कर रहे थे, या ओवर द इयर्स लगा कि नहीं म्यूचुअल फंड में भी आना है? कैसे आपने रुख किया म्यूचुअल फंड मार्केट्स का? पहले तो बिल्कुल थैंक यू सो मच प्रियंका जी, आपने काफ़ी तारीफ करी। आई होप आई कैन लिव अप टू इट। लेकिन हमने जो म्यूचुअल फंड के बारे में ये सोचा था कि जिस तरह से हम पीएमएस रन करते थे उसमें हमारी जो फीस थी और जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स थे वो करीबन म्यूचुअल फंड के तरह ही थे। मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे और हम कोई प्रॉफिट शेयरिंग या परफॉर्मेंस फीस या ऐसी चीज कोई नहीं चार्ज करते थे। सिर्फ जो मैनेजमेंट फी है वो चार्ज करते थे। वो भी म्यूचुअल फंड्स भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि एक तो ये कि आप सिर्फ इक्विटी में नहीं, आप डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप हाइब्रिड्स में कर सकते हो। अगर आरबीआई परमिशन दे तो आप दूसरे कंट्रीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि अमेरिकन स्टॉक्स या फिर यूरोपियन स्टॉक्स, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें पीएमएस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, इसकी वजह से आप वो चीज़ नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए पीएमएस में क्या होता है कि अगर पीएमएस कोई स्टॉक खरीदे और किसी स्टॉक को कभी भी बेच दे तो आपके यहाँ पे आप, क्योंकि आपके अकाउंट में होता है, कस्टमर के अकाउंट में होता है, तो कस्टमर को टैक्स देना पड़ता है, कैपिटल गेन्स वाली। अगर म्यूचुअल फंड वही चीज़ करती है तो म्यूचुअल फंड में टैक्स नहीं होता है, और कस्टमर को टैक्स तब होता है जब वो म्यूचुअल फंड से अपने पैसे बाहर निकाले। तो वो टैक्सेशन के डिफरेंशियल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का थोड़ा सा रुख बदल जाता है, क्योंकि आपका बीच में कैश फ्लो अगर टैक्स में चला गया तो जो बाकी बचता है वही कॉम्पाउंड होता है। तो इस वजह से आई थिंक ये जो दो चीज़ें मेन डिफरेंसेस हैं पीएमएस और म्यूचुअल फंड में। और बहुत सारी चीज़ें, एक तो आप यू कैन एक्सेस रिटेल इन्वेस्टर्स ऑल्सो। तो आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो और रोबस्ट, और आपको थोड़े से मतलब रिस्क आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। आप नॉर्मली अगर आप लार्जर इन्वेस्टमेंट बेस में जाएं, और इसमें कंप्लायंसेस भी बहुत हैं। वो तो हम खुशी हैं कि कंप्लायंस जितना मतलब जितना अच्छा हो वो इन्वेस्टर के लिए उतना अच्छा ही है, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म हित में ही है कि अगर हमारे ऑपरेशंस में ज़्यादा मतलब ऑडिट्स हों या फिर इंटरनल एक्सटर्नल बाकी जो रूल्स हैं वो पीएमएस के मुकाबले में म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा है। पर उससे हमें ये लगता है कि एक्चुअली इससे इन्वेस्टर को सिक्योरिटी मिलती है, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिस तरह से राइट। कंप्लायंस इंक्रीज हुआ है। तो हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड में हमने बहुत पहले से सोचा था कि हमें अप्लाई करना है, लेकिन नेटवर्थ रिक्वायरमेंट्स की वजह से हम लोग वेट कर रहे थे कि जब हमारा नेटवर्थ आ जाए उतने का तो हम फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो एंट्री की टाइमिंग है, इसमें दो तीन चीज़ें जो मेरे को नज़र आ रही हैं वो ये है। पहली कि हमने बहुत लंबा बुल रन देखा, उसके बाद एक बेयर फेज देखा, और अभी भी मार्केट जो है बहुत कॉशियस है। ठीक है, अनसर्टनिटी के बादल अभी भी हैं। और आपको लगता है क्या ये सही टाइम होगा म्यूचुअल फंड बाजार में उतरने का, आपकी जैसी कंपनी के लिए? मैं सच कहूँ तो ये है कि मार्केट में हम लोगों को बोलते हैं कि मार्केट को टाइम करना ज़रूरी नहीं होता है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वजह से मैं ये भी कहूँगा कि म्यूचुअल फंड कंपनी अगर स्टार्ट भी करनी है तो आप कभी भी कर सकते हो। ओके। आपके जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो लॉन्ग टर्म में अगर अच्छा करेंगी तो या वो बुल मार्केट में स्टार्ट करें या फिर आप बेयर मार्केट में स्टार्ट करो, आई थिंक दो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यही है कि लोग जब सिंस इंसेप्शन के रिटर्न्स देखते हैं
तो शायद आपका और दूसरे फंड का कुछ मतलब अलग होगा, लेकिन सिंस इंसेप्शन का जो रिटर्न है वो ऐसे कंपेयर नहीं किया जा सकता यूजुअली, क्योंकि कुछ फंड्स हैं जो 1996 में उनका इंसेप्शन हुआ था, और कुछ फंड्स हैं जो आज बॉर्न हुए हैं, तो आप उनको इक्वली लॉन्ग टर्म में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपको ये उनका उनका कंपैरिजन सिर्फ इंडेक्स के कंपैरिजन में हो सकता है, जो उनका बेंचमार्क इंडेक्स है। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि आई थिंक म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना, आई थिंक एट एनी टाइम यू कैन स्टार्ट, बट ये है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजीज को किस तरह से आप इस्तेमाल करोगे। और अगर आपको इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी का मार्केट आप कैसे उसको ट्रैवर्स करोगे, मतलब आपकी जांच कैसे होगी कि इस मार्केट में कौन सी कंपनीज खरीदी जाएं और बाकी एग्जैक्टली। दूसरे मार्केट्स में कौन सी। सो ये जो स्ट्रैटेजी है वो सबसे इम्पोर्टेंट लिटमस टेस्ट होगा। सो मैं बहुत इंक्विजिटिव हूँ कि दीपक शेनॉय जब लाएंगे तो क्या प्रिंसिपल्स पर आपकी स्ट्रैटेजीज होगी, आप वैल्यू के तर्ज पर लाएंगे अपनी स्कीम्स, मोमेंटम, आपके क्या प्रिंसिपल होंगे, कैसी स्कीम होगी जो दीपक शेनॉय के बेड़े से निकल करके आएगी कंज्यूमर्स के लिए। तो एक्चुअली ये जरूर कहूंगा कि हमारे कोर बिलीफ्स में ये है कि हम बहुत डीप डेटा में रिसर्च करते हैं। तो डेटा लेके हम काफ़ी डीप जाते हैं, और इसमें हमने कई चीज़ें करी हुई हैं पहले भी पीएमएस में, जहाँ पे हमने फैक्टर इन्वेस्टिंग में बहुत पहले स्टार्ट करी थी। मोमेंटम और वैल्यू और लो वॉलेटिलिटी ऐसी फैक्टर्स हैं जो मार्केट में आपको रिटर्न्स, यूजुअली आपके रिटर्न्स इनमें से एक चीज़ों में आती है, या तो आपने वैल्यू वाली स्टॉक खरीदी जो चीप थी और अब नॉर्मल फेयर प्राइस की हो गई है, आपने पैसे बनाए, या फिर मोमेंटम में पैसे बनाए, जो स्टॉक ऊपर जा रहा था और ऊपर चला गया, जो उससे पैसे बनते हैं। या फिर आपने क्वालिटी कंपनी खरीदी जिसमें आरओई बहुत ज़्यादा है, डेट कम है, तो इस वजह से आपने ऐसी कंपनी खरीदी जो उस वजह से उन्होंने आपने उस कंपनी में भी प्रॉफिट्स कमाए। पर ये जो फैक्टर्स हैं, इनको आप एक्चुअली देख सकते हो पास्ट में भी कि कैसे बिहेव करते थे, अभी कैसे बिहेव कर रही हैं। और इस वजह से आपने जब हमने जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई है, तो उस बेसिस पे है कि हमने क्वांटिटेटिव डेटा बैक्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। और वहाँ से हमारे मतलब हम जब पहला अपना स्कीम लॉन्च करेंगे, वो जब सभी का अप्रूवल आएगा तो उस बेसिस पे होगा। लेकिन हमारा ये भी मानना है कि देखिए, एक इस मार्केट में हर साल नई चैलेंजेस आती हैं और नया डेटा आता है, और उस डेटा को देख के हमें अपना नज़रिया भी बदल देना चाहिए कि आज अगर मोमेंटम का वक्त है, कल शायद नहीं होगा, किसी और फैक्टर का वक्त होगा, तो हमें भी चेंज करना चाहिए। और जिस भी चीज़ को हम अपनाते हैं, हम इसी चीज़ में अपनाते हैं कि डेटा उसकी बैकिंग होनी चाहिए। अगर वो डेटा बैकिंग नहीं है तो हम अपना नज़रिया चेंज कर लेते हैं। तो चेंज के लिए हमें रेडी होना बहुत ज़रूरी होता है लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरी बात ये है कि हम ये नहीं कहते कि हम सिर्फ इस फिलॉसफी पे काम करते हैं, या फिर वैल्यू या फिर क्वालिटी या फिर मोमेंटम। हमने सारी चीज़ों में रिसर्च की हुई है। तो हमें ये लगता है कि जो हमारा डेटा कहता है कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टू गो विथ राइट नाउ, दैट इज व्हाट वी विल यूज हमारे स्ट्रेटजीज में। और बिल्कुल एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी हम लोग स्टॉक्स के बारे में, अगर अब तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, पहले करता था, लेकिन स्टॉक्स से कभी दिल नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि जब स्टॉक्स अच्छा कर रही हैं तो वो आपके दोस्त हैं, जब स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रही हैं तो वो आपके दुश्मन तो नहीं, दोस्त तो नहीं रहते हैं। तो आपको भी अपनी मतलब यहाँ पे ज़्यादा दोस्ती करने की मतलब ये नहीं रखना चाहिए। यू शुड नॉट बी फ्रेंड्स विथ योर स्टॉक्स। एंड मैं कहता हूँ कि स्टॉक्स डोंट लव यू बैक, मतलब आप एंड जितना भी डेटा चाहे। डोंट लाई। सो यस। डेटा पर आप रिलाई करने वाले, ये तो हम समझ गए क्योंकि आपका वहीं पर स्ट्रॉन्ग होल्ड भी रहा है। डेटा इज द किंग, डेटा विल नॉट लाई। आप जो है डेटा आधारित डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे जब आप अपनी स्कीम्स लेकर आएंगे। वेरी ट्रू, बदलते रहेंगे क्योंकि ये बाजार हमेशा बदलता रहता है। मुझे ये बताइए, एक अभी हम बाजार में फिर से
वो जो अनसर्टिनिटी का फेज है ना वो खत्म नहीं हो रहा है। हम 2025 के मिड में आ गए हैं, पर अभी भी वो अनसर्टिनिटी जो है, मंडे को ऐसा लगता है कि चलो सब कुछ ठीक हो गया, और फ्राइडे आते आते मौसम बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, ठीक है। फिर मंडे को जब बाजार खुलते फिर लगता है शायद कुछ ठीक होगा, ट्यूसडे को लगता है हाँ ठीक हो रहा, वेडनेसडे तक फिर कुछ और हो जाता है। तो ये जो अनसर्टिनिटी है, इसमें एक इन्वेस्टर को आप क्या सलाह देंगे, ट्रू दीपक शनाय स्टाइल? हाँ, हाँ बिल्कुल। अब मैं यही कहूँगा प्रियंका जी कि आप अगर आईपीएल देख रहे थे 18 साल से, तो हम यहाँ बैंगलोर में हैं, तो हम आरसीबी के अगर फैन हो, तो 18 साल लगे आरसीबी को जीतने में। तो यहाँ पे कई टाइम में बहुत वॉलेटिलिटी थी, क्या आरसीबी जीत रहा होता है, और फिर वो टीम हार जाती है 2-3 मैच, तो हम मायूस हो जाते हैं, और फिर 2-3 और मैच जीतते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। ये वाली जो चीज़ है, जबकि आपकी सेंटिमेंट्स हालात के साथ बदलते हैं, तो वो आई थिंक कभी भी आप देखो, अगर 2025 में आप कह रहे हो कि चीज़ें और जज्बात नॉर्मली बदलते रहते हैं, बट आई थिंक ये कभी भी आप देखो पास्ट में, तो कुछ ना कुछ ऐसा था जो हमारे माइंड में था कि हम इसकी वजह से हमें आज इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कि शायद यूक्रेन में वॉर हो रहा है 2022 में, इसकी वजह से नहीं होना चाहिए। 2016 में ब्रेक्सिट हुआ, 2017 में 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, 2017 में कुछ और हुआ, 2018 में उन्होंने कहा कि कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगना चाहिए, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया। फिर आईएलएफएस का क्राइसिस, और फिर कोविड, और फिर कुछ बहुत कम ऐसे मोमेंट्स होते हैं जैसे जहाँ पे डर नहीं लगता है इन्वेस्ट करने में, और वो यूजली वक्त होता है कि उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डर के माहौल में ही इन्वेस्ट करते हुए पैसे बनते हैं। जब सब लोग खुश हो जाते हैं, तो यूजुअली मार्केट अपने टॉप के करीब होता है। तो आई थिंक हमें अच्छा लगता है कि अभी मतलब थोड़ा सा डर का माहौल है, थोड़ा अनसर्टिनिटी है, और इस अनसर्टिनिटी में यही लगता है कि दुनिया जिस तरह से मतलब अपने चेंजेस कर रही है, नॉट जस्ट इन इंडिया, बाहर भी उन चेंजेस पे बहुत सारा मतलब इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। क्रूड ऑयल का प्राइस 10% ऊपर चला गया, या फिर कुछ और दिन बाद गोल्ड का प्राइस ऊपर चला गया, या फिर कुछ और हो गया। तो लेकिन इन्हीं चीज़ों में बनती है कि लॉन्ग टर्म कभी भी स्टॉक्स इतने गिर जाते हैं कि आपको लगता है कि देखिए हम यहाँ से अगर बाहर निकल गए, तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। आई थिंक वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी यही चीज़ें हैं, अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, और इसी में यूजुअली लॉन्ग टर्म पैसा बनता है। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा, एफडी में अगर आप पैसे डालो तो कभी भी आप में बेयर मार्केट नहीं होता है। हर रोज धीरे धीरे से आपका पैसा इंक्रीज होते जाता है। ऑफ कोर्स रिस्क है कि बैंक ही बंद हो जाए, पर वो ज़्यादा इंडिया में हुआ नहीं है। पर अगर उसके कंपैरिजन में इक्विटी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, और इसी वजह से इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न की गुंजाइश रखते हैं, कि देखिए एफडी रिटर्न तो हम नहीं लेंगे, एफडी रिटर्न तो हम एफडी में ही लेंगे, हमें एफडी रिटर्न से ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी सहनी होगी। और ये अनसर्टिनिटी खुशी की बात है, दुख की बात नहीं है। जब अनसर्टिनिटी नहीं होती है तब मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। ओके, सो दिस इज द टाइम कि ये अपॉर्चुनिटी की तरह आप देख रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप ही की तरह एक और नई एंट्री हो रही है म्यूचुअल फंड मार्केट में, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड्स की। तो लगता है आपकी देखा देखी उन्होंने भी यही टाइम चुना है। वैसे वो इतने बड़े हैं कि देखा रेखी हमने शायद उनकी देखी है। हम तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं, छोटे बहुत। हम अगर उनके 1% भी बन जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर अच्छा है कि वो भी इस मार्केट में आएंगे, और वो भी म्यूचुअल फंड्स को पॉपुलराइज करेंगे। शायद उसमें से थोड़ा सा रब ऑफ हमारे 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 यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन ये जियो और ब्लैक रॉक इज द लार्जेस्ट एसेट मैनेजर इन द वर्ल्ड। जियो इज फ्रॉम द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम कई हम कंपटीशन में, हम ये कहेंगे कि हम उसी फील्ड में हैं, और हम छोटे मिजाज के हैं इन कंपैरिजन। और ये टाइम बिल्कुल अच्छा है कि इंडिया जितनी ग्रो होती है, अभी इंडिया की जो जीडीपी है उसका सिर्फ 18% 20% म्यूचुअल फंड्स में है। अगर आप ब्राजील को भी देखें, वहां पे 40% है उनके जीडीपी म्यूचुअल फंड्स में, और अमेरिका में तो 100% से ज्यादा है।
तो इंडिया में आई थिंक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है अक्रॉस द बोर्ड। मार्केट यहाँ से बहुत, मतलब म्यूचुअल फंड्स में की जो एयूएम है वो यहाँ से कई गुना ज़्यादा होने वाली है आई थिंक इन द नेक्स्ट 10 years। तो इस वजह से मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आई थिंक द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग मनी, चाहे आप म्यूचुअल फंड हो, पीएमएस हो, वेल्थ मैनेजर हो, ये वाली चीज़ें आई थिंक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा उनका स्कोप है। अगर आप अच्छे से काम करो, ऑफ कोर्स और रेगुलेशंस आएंगे और आपके चेंजेस होंगे जो एनवायरनमेंट में है, पर उसको आप पार करके आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड मार्केट। वो ऑफ कोर्स मैं अपना स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर तो बिल्कुल दूंगा अब, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड वर्ल्ड में है, कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो आपको प्लीज रीड द scheme of offer documents carefully before investing. ओके, सो दीपक, अंडर फाइनेंशलाइज्ड हैं हम, और म्यूचुअल फंड एयूएम टू जीडीपी रेशियो जो मैं पढ़ रही थी मार्च 2025 में इंडिया का 19 पर है, एंड आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स की ज़रूरत है। लेकिन आपने एक डिस्क्लेमर दिया है और मैं इसी से जोड़ के आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी एक नैरेटिव चल रहा है, रिटायर होना है, वेकेशन की प्लानिंग करनी है, बच्चों के स्कूल एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, हर मर्ज की दवा है, सिप कीजिए। क्या ये राइट नैरेटिव है? क्या हम इसको सही समझ रहे हैं, या ये थोड़ा सा ओवर द टॉप डिस्क्रिप्शन है? क्या हर व्यक्ति के लिए ये सही है क्या? तो ये मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, म्यूचुअल फंड्स व्हीकल है। आप मतलब म्यूचुअल फंड्स में जो आप कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में सिप कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आप वैसे म्यूचुअल फंड में नहीं कर रहे हो इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड को आप पैसे दे रहे हो कि वो आपके पैसे दे आगे लेके किसी और चीज में इन्वेस्ट करे। आप अगर डेट म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो जाके वो गवर्नमेंट या कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदते हैं। आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो जाके स्टॉक्स खरीदते हैं। लार्ज कैप वाली म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो लार्ज कैप वाली स्टॉक्स, बड़ी वाली स्टॉक्स खरीदते हैं। स्मॉल कैप आप इन्वेस्ट करते हो तो अगर वो छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। वो एक एक तरह से एक व्हीकल हुआ। तो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें आगे जाके कुछ और चीज में इन्वेस्ट होगी, और ये जो व्हीकल है ये काफी एफिशिएंट है। यहाँ पे मैनेजर्स हैं, उनको उन पे रेगुलेटरी ओवरसाइट है। और बाकी जो अगर गोल्ड इन्वेस्ट करना चाहो तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए कर सकते हो। आप अगर इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहो तो अभी तो फिलहाल आरबीआई ने लिमिट ओपन नहीं की है, पर पहले ओपन थे, और तब आप उन म्यूचुअल फंड्स को खरीद सकते थे जो बाहर वाली स्टॉक्स, नैस्डैक वाली स्टॉक्स, अमेरिकन स्टॉक्स, यूरोपियन स्टॉक्स, ये वाली स्टॉक्स आप खरीद सकते थे। तो आपको एक्चुअली अगर किसी चीज के लिए भी सेव करना हो तो म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है जिसमें आप सेव कर सकते हो, लेकिन ये अकेला व्हीकल नहीं है। आप अपने रिटायरमेंट को एनपीएस में डाल सकते हो। ईपीएफओ में आपके पैसे, अगर आप सैलरीड हो तो आपके पैसे हर महीने कट के ईपीएफओ में चले जाते हैं, वो भी आपका लॉन्ग टर्म सेविंग है। आप अगर वेकेशन के लिए प्लान कर रहे हो जो 1 हफ्ते या 2 महीने में है, आप शायद उसको एफडी में डालोगे, आप उसको आप म्यूचुअल फंड में शायद ना डालो। और अगर आप कंपनी हो जिसमें आपको आप कई चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप जाके अनसिक्योर्ड डेट या किसी रिस्की इंस्ट्रूमेंट में भी डाल सकते हो, जिसमें आपके डायरेक्टली आप उन चीज़ों को कर सकते हो, और डायरेक्टली स्टॉक्स में भी कर सकते हो। तो सिप का कॉन्सेप्ट है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अपनाया है कि आप सिप करो म्यूचुअल फंड्स में, पर आप सिप किसी भी चीज़ में कर सकते हो। आप सिप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, आप सिप एफडी में भी कर सकते हो। उसको रिकरिंग एफडी कहते हैं, बस नाम अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है। बस आपने इन्वेस्ट करना है हर महीने, और एक टाइम पे उतना उतना जब पैसा मिलेगा जितना आपको चाहिए होगा अपने गोल्स को एक्चुअली एक्सरसाइज करने में। ओके, सो ये एक व्हीकल है, और आपको जो प्रोडक्ट समझ में आता है उसमें आप निवेश कीजिए। जो लोग अभी अभी नौकरी शुरू करते हैं उनके पास अभी हमारे आसपास जो है वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी इतनी आसान है कि आप किस्तों में कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। और इसके सामने फिर आता है कि भाई आप किस्तों में जब खरीद सकते हैं, वही किस्तों में आप सिप भी कर सकते हैं। तो ये जो ईएमआई और सिप वर्सेस की जो लड़ाई है, तो एक जो नया नया जो नौकरी में आता है उसको लगता है अभी भी पैसे मिल रहे हैं, मैं अभी से क्यों जो पैसे कहीं पर लगाऊं, मैं इससे अच्छा कर्ज लेकर के कुछ अपने अरमान पूरे करूं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, यंगस्टर्स जो वर्कफोर्स में आ रहे हैं? मैं यही कहूंगा कि जब आप यंग हो तो जितनी आपकी सेविंग होगी, आपकी सेविंग शायद उतनी ज्यादा होगी भी नहीं, तो आप अपने
अरमानों को पूरा कीजिए जितना आपको करना होगा, आपको आप खुश रहिएगा। क्योंकि किसी चीज को मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप मैगी पे सरवाइव करो या फिर कुछ आप रोज अपने लिए मतलब कम टेस्टी वाला खाना बनाओ ताकि आप पैसे बचा के फिर आप उसको म्यूचुअल फंडशिप में डाल सकते हो और आप आगे जाके मतलब बहुत वेल्दी बनोगे, इससे किसी का फायदा नहीं होगा। क्यों अपने आप को अनहैप्पी करके किसी ने अगर सिप करना कि चालू किया तो आई थिंक वो बहुत गलत बात है किसी को भी एडवाइस करने की। लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग बहुत कम सेव करते हैं जब उनको पैसों की जरूरत होती भी है। तो अगर आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है जिसको आपने टेक केयर करना होता है, उसको उनको उनको पैसों की जरूरत होती होगी शायद बाद में, आप अपने पेरेंट्स के लिए पैसे बचा रहे हो या अपने घर के लिए पैसे बचा रहे हो, तो इन चीज़ों में अगर आपको पता है कि ये चीज़ें आने वाली हैं तो आप ज़रूर सेव कीजिएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने फॉरेन ट्रिप्स ना लें, अपनी मतलब एजुकेशन को इंक्रीज ना करें, आप अपने आप पे खर्च ना करें। इनफैक्ट अपने आप पे खर्च करना एक इन द सेंस कि आपने कोई नया डिग्री ले लिया या फिर कोई नया कोर्स ले लिया जिसमें आपने नई स्किल सीखी, वो चीज़ें आपको एक्चुअली इन एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स या किसी चीज़ से भी ज़्यादा रिटर्न्स देंगी। आप अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिएगा। मन मार लेकिन के आप कहते हो कि निवेश नहीं करना है भाई, मन मार के बिल्कुल नहीं करना है, अपने ऊपर स्पेंड कीजिए, खुश रहिए और खुश होकर निवेश कीजिए। आप पैसे किस लिए कमाते हो एंड में? या तो आपने आज खर्च करना है या बाद में खर्च करना है। क्योंकि अभी आप जितना अपने बच्चों को एजुकेशन दोगे और वो बड़े हो जाएंगे, वो आपको उनको आपके पैसों की जरूरत नहीं होगी, वो अपने पैसे खुद कमाएंगे। इसलिए तो आपने पढ़ा के वो बड़ा किया है। तो आप या अगर आप आज नहीं खर्च करोगे, माय फादर यूज्ड टू से कि अगर आज स्वीट्स आपने कह दिया कि आज स्वीट्स नहीं खाओगे, तो बूढ़े होके आपको खाने नहीं दिया जाएगा। तो फिर आप क्या ही करोगे ये सब ये करके कि जब आप बिल्कुल you're okay with your health and you're okay with your wealth, then you should also बैलेंस्ड में स्पेंड भी करना चाहिए। तो ये नहीं कहूँगा कि आपको सिर्फ सेव करना चाहिए, आपको आपके लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए। बिना खुशी के अपने अपने खुशी को अपने आप की खुशियों को लुटाकर आप अगर सेव कर रहे हो तो उससे मतलब ज़्यादा फायदा नहीं है, वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। इन्वेस्टर्स की कौन सी वो मिस्टेक है जो आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे दीपक, जो आप देखते हैं और आपको लगता है कि ये गलती क्यों कर रहे हैं लोग? एक्चुअली वो ये कुछ एक्सपीरियंस से ही आता है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि इस टाइम पे आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उनको लगता है कि देखो ये क्यों बोल रहा है, ये मार्केट तो और ऊपर जा रहा है। और मैंने उनसे एक महीने पहले बात की, अब मार्केट और 10% ऊपर है, मैंने 10% कमा लिया होता अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता। ये यूजली ये होता है कि जब मार्केट बहुत ही एग्जूबरेंट हो जाता है तो लोग ज़्यादा पैसा डाल देते हैं मार्केट में। और इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इसी टाइम पे आते हैं मार्केट में कि अब तो मार्केट और ऊपर जाएगा, और ग्रीड यूजली फैक्टर काम करता रहता है। ग्रीड फैक्टर काम करता है। वो गलती कुछ लोग एक बार करते हैं और उससे ये कहते हैं कि अब मैं कभी ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे तो मार्केट गिरना है, मैंने लूज करना है पैसे। लेकिन जो लोग 2-3 साइकिल देख चुके हैं वो जानते हैं कि देखिए अप साइकिल में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, डाउन साइकिल में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि अप साइकिल कब खत्म होगा। लेकिन जब डाउन साइकिल है, आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो कंटिन्यूअसली, तो लॉन्ग टर्म में उसका भी बैलेंस आपका आ जाता है लॉन्ग टर्म में। तो ये गलतियां मैं कहूँगा कि ये गलतियां हर 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 कोई करता है। तो साइकिल अगर आप चलाना सीखो तो ये नहीं कि आप कभी नहीं गिरोगे, एक बार गिरोगे लेकिन चलाओगे तो फिर उसके बाद कि एक सीख जाओगे कि एक दो बार गिरने के बाद आप साइकिल चलाना सीख जाओगे। तो इसी तरह से इन्वेस्टिंग में भी एक दो साइकिल आपको एक दो बार गिरना जरूरी होता है, ताकि अब आपको पता चले कि क्या सिचुएशन है। ये बस इतना ना गिरो। 2025 इतना बुरा क्यों बीत रहा है? कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही, हम 25,000 के को पार ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ जा रहा है। और अब क्या ऑब्स्टेकल्स आपको नजर आ रहे हैं? क्या जुलाई में टैरिफ को लेकर अनाउंसमेंट इज समथिंग विच इज ऑन टॉप ऑफ योर माइंड, या आपको लग रहा है ये भी आएगा और चला जाएगा और हम दायरे में ही रहने वाले हैं 2025 में? मैं सच कहूँ तो ये जनवरी से इनफैक्ट लास्ट ईयर से हो रहा था। लास्ट ईयर कह रहे थे कि एफआईएस चले गए बाहर तो मार्केट गिरेगा।
तो मार्केट थोड़ा सा गिरा। और फिर टैरिफ्स की बात आई फरवरी में, तो फिर लोग टैरिफ्स पे वरी होना स्टार्ट करने लगे। फिर वो जो वॉर हुआ है और इंडिया पाकिस्तान में, फिर उसमें भी चर्चा हुई। अब कुछ और हुआ है इसराइल और ईरान के बीच में, कुछ और टैरिफ्स आ रहे हैं, कुछ और चीज़ें हो रही हैं। पर ये जो चीज़ें हमेशा कुछ ना कुछ रहेंगी वरी करने के लिए। मैं सच कहूँ तो अभी आपको मैं 10 रीज़न बता सकता हूँ क्यों स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। पर ये 10 रीजन और हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि लोग अगर यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन है तो वॉर में कंट्रीज अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को ज़्यादा करती हैं। हमारे मार्केट में काफ़ी डिफेंस कंपनीज हैं जो आप जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो भी पॉजिटिव रीज़न हो गया। या फिर गवर्नमेंट ने टैक्स कट कर दिया है इस साल, तो वो टैक्स कट का फ़ायदा इस साल में, अभी तो जून ही है, पर आगे जाके और जो टैक्स कट है उसका उसका इम्पैक्ट आएगा और लोग अपनी कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, उससे कंपनीज की प्रॉफिट्स बढ़ेगी। ये भी एक और रीज़न है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यू नो प्लस वाली बहुत रीजंस हैं और माइनस वाली बहुत रीजंस हैं। इसमें यही होता है कि आपको डिसाइड करना होता है कि प्लस वाली रीजंस में कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए और माइनस वाली रीजन में क्यों कौन सी कंपनीज में ना इन्वेस्ट किया जाए। तो हमेशा कहीं ना कहीं एक बुल मार्केट होता ही है। तो आपको आई थिंक एज अ फंड मैनेजर हमें ये ज़रूरी जानना है कि कहाँ जा रही है मार्केट। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 25,000 कल पार हो जाएगा या फिर कभी। मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है और अगर हम 6-6.5% पे रियल बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं और 4-5% इन्फ्लेशन है, तो 10 से 11% लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमारे इकोनॉमी में ज़रूर आएगी। और वो हमारे स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होगी लॉन्ग टर्म में। अगर आप अब इन्वेस्ट करो, यहाँ से 20% गिर जाओ, तो ये नहीं है कि वो स्टोरी खत्म है, वो स्टोरी लॉन्ग टर्म में आएगी। और आपको जो जब नीचे जाएगा और एक टाइम पे वो बुल मार्केट भी आएगा बाद में, वही साइकिल का इफेक्ट है। लेकिन तो ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। और लेवल्स आपको अगर पैसे अभी चाहिए होंगे तो शायद स्टॉक मार्केट इज़ अ रॉन्ग प्लेस फॉर इट। 5 साल बाद या 10 साल बाद इंडिया की इकोनॉमी में विजिबिलिटी बेटर है। नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ्स में हमारी विजिबिलिटी बहुत कम है। तो 10 साल का अगर आप सोच रखो, तो आई थिंक ये जो फॉल्स हैं या फिर ये जो अनसर्टेनिटी है वो टेम्पोररी है और वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि ओके, लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो। तो कैसे कंपनी को पहचाने? आपने कहा कौन सी कंपनी से उसको पहचानना आना चाहिए, तो आप कंपनीज में क्या क्वालिटीज देखते हैं जो आपके लिए वो फिर ए ग्रेड वाली आती हैं या जहां आप अपना पैसा डालने में कंफर्टेबल होंगे? तो दो चीजें हैं, हम बिल्कुल उस पर बिलीव करते हैं। एक तो कि उसमें कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए या सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे अगर आप किसी चीज को देखो या फिर आप सोप्स या टूथपेस्ट को देखो, यहाँ पे ग्रोथ 10% इज बैड, 12% इज गुड। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि मार्केट काफ़ी पेनिट्रेट हो चुका है और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ब्रांड्स अपना 5-10% ग्रोथ बना लेती है और कुछ कभी कभी अपने प्राइसेस को हाइक करके थोड़ा सा अपना प्रॉफिट 10-12% तक बढ़ा देते हैं। लेकिन इसमें उतना हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि ब्रॉड मार्केट में ग्रोथ ही 30-35% है सेक्टर में। जैसे आपने डिफेंस में देखा होगा लास्ट 2 इयर्स में सेक्टर में ही 20-30% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। इनफैक्ट मेनी कंपनीज हैव ग्रोन मोर देन 100% ऑल्सो इन द लास्ट 2-3 इयर्स। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, ये आई थिंक ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपको ये पहचानना है कि कौन से सेक्टर्स और कौन सी कंपनीज अच्छी ग्रो कर रही हैं। दूसरी बात ये कि हम प्राइस पे बहुत ध्यान देते हैं। जब किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा गिर रहा होता है, तो यूजली उसके कारण सामने नहीं आते हैं, थोड़ी देर बाद आते हैं। तो हम प्राइस से काफ़ी फीडबैक लेते हैं। जब कंपनी का प्राइस ऊपर जा रहा होता है, हम उसमें ज़्यादा जांच करते हैं कि वो क्यों जा रही है और शायद हम उसको ले भी लें हाई प्राइस पे। लेकिन अगर कंपनी के का प्राइस गिर रहा है, तो हमें लगता है कि देखिए हमें बताइए क्यों हम इस कंपनी को ना बेचें। तो इसको एक्चुअली उल्टी तरफ से देखते हैं कि कुछ अगर नीचे उसका प्राइस नीचे आ रहा है तो कोई तो कारण होगा, और वो कारण अगर हमें समझ नहीं आ रहा है तो शायद वो कारण बाद में नजर आएगा। तो एज एज मच एज पॉसिबल वी ट्राई टू रिलाई ऑन द प्राइस।
एज फीडबैक। ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स नॉर्मली कंपनी की जो रिसर्च है वो करते रहते हैं, जैसे बैलेंस शीट्स देख लिए, कंपटीशन देख लिया, उनकी जो यूनिकनेस है कि उनमें क्या अलग है जो दूसरों में नहीं है, या फिर उनकी मार्केट अगर छोटी मार्केट है अभी लेकिन आज आगे जाके और बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, तो वो वाली भी एक फैक्टर है। और लास्टली मैनेजमेंट और गवर्नेंस। तो अगर बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कुछ चीज़ें ऐसी करती है जो शेयर होल्डर्स के हित में नहीं होती हैं और प्रोमोटर्स के पर्सनल हित में होते हैं, तो वो उन कंपनीज को अवॉइड करना भी ज़रूरी होता है। तो वो हम थोड़ी सी ज़्यादा जांच करके देखते हैं कि वो ऐसी कंपनीज में ना इन्वेस्ट करें। बट बाय एंड लार्ज टू बिगेस्ट थिंग्स, ग्रोथ एंड प्राइस, आर फीडबैक मैकेनिज्म्स। सो बिफोर आई क्लोज दिस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि नाम है ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा, तो पैसा बनाने की आपसे एक टिप हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने कहा कि लॉन्ग टर्म नज़रिया होना चाहिए, तो अगर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आज 10,000 की सिप शुरू करना चाहता है, तो आप किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे? 10,000 को आप कैसे डिवाइड करेंगे और क्या पोटेंशियल देखेंगे उस 10,000 को आने वाले 10 साल में कहाँ पहुँचते हुए? देखिए, अब मैं यहाँ पे बहुत बायस्ड हूँ प्रियंका जी, क्योंकि हम एएमसी चलाते हैं अभी। अब मैं एएमसी का सीईओ हूँ, तो यही बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड्स में ही आप अगर इन्वेस्ट करें तो अच्छा होगा, लेकिन ये आपके पर्सनल रिस्क कैपेसिटी पे जाता है। यूजली आपको मैं यही कहूँगा कि आप एडवाइज़र की सलाह लें। वो आपके रिस्क प्रोफाइल को देखेंगे, आप कहेंगे कि देखिए, आप अगर 70 साल के हो और आपने रिस्क नहीं लेना है कि मार्केट इक्विटी रिस्क है, तो ये 10,000 रुपये आप क्यों ही इन्वेस्ट करोगे इक्विटी में? आप डेट में करोगे, वो डेट आप म्यूचुअल फंड के जरिए कर सकते हो, आप फिक्स डिपॉजिट के जरिए कर सकते हो। लेकिन उसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम है, ज़्यादा रिटर्न नहीं आएंगे बट ज़्यादा फॉल भी नहीं होगा इन कंपैरिजन। लेकिन इक्विटी में अगर आप 20 साल के, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इक्विटी में डालें। और इक्विटी में भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। लार्ज कैप फंड्स हैं, स्मॉल कैप फंड्स हैं, मिड कैप फंड्स हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जो सारी में इन्वेस्ट करती हैं। तो ये एक तरीका हुआ कि आपने अपने पैसों को डिवाइड कर दिया कि हमने कुछ लार्ज कैप्स लेने, कुछ मिड कैप्स लेने, कुछ स्मॉल कैप्स लेने। उस तरह से हमने डाइवर्सिफाई किया। और उसके बाद हमने शायद गोल्ड भी लेना होगा, तो वो भी अलग इन्वेस्टमेंट, वो आप गोल्ड आप म्यूचुअल फंड के जरिए कर सकते हो। या फिर आप वो पहले तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स देती थी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, वो भी बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। और बहुत कुछ और मतलब बहुत अलग तरीके भी इन्वेस्ट करने के हैं। तो इन्वेस्टिंग एडवाइस बहुत पर्सनलाइज होता है, तो मैं किसी को ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको थोड़ी सी इक्विटी एक्सपोजर ज़रूर रखनी चाहिए, 10-15 साल के आउटलुक में। और क्योंकि हमारे आपने जो देखा, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए, तो आपके डेट के जो रिटर्न्स आने वाले हैं वो बहुत और कम होने वाले हैं इन इन द नियर टर्म। तो ये जो, अगर आपको मतलब लॉन्ग टर्म में अपने डिसेंट रिटर्न्स कमाने, तो आपको शायद कॉम्बिनेशन लेना होगा, थोड़ा सा डेट, थोड़ा सा इक्विटी, थोड़ा सा कुछ और उस हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए। एक चीज़ नहीं है जिसमें मैं कहूँगा कि आप सिर्फ एक चीज़ में डालो, वो बहुत रिस्की होता है। ओके, सो आप अपनी रिस्क लेने की क्षमता देखेंगे और फिर एक आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। जाते जाते एक और सवाल दीपक जी, ये पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि एम्फी के जो मंथली आंकड़े आते हैं वो मई में बता रहे हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनफ्लो जो है उसमें 22% का डिक्लाइन देखने को मिला है। आपको ये चिंता में डाल रहा है क्या, और क्या रीज़न आप देख रहे हैं? तो एक दो, अभी दो काफ़ी, मतलब अगर आप मार्केट की साइकिल देखें, जब मार्केट नीचे जा रहा था अभी सितंबर अक्टूबर में, एसआईपी की काउंट अबाउट आई थिंक एसआईपी से 40 करोड़, 40,000 करोड़ से ज़्यादा इनफ्लोज आ रहे थे। और जो हमने देखा मार्च अप्रैल मई में, तो 22 से 25,000 करोड़ के बीच में थी। और आई थिंक मई में 26,000 करोड़ नेट एसआईपी वॉल्यूम्स हैं। अब ये जो वॉल्यूम्स म्यूचुअल फंड्स में आई हैं, एक एसआईपी से, रिटेल से आई हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। सो नेट इनफ्लोज अगर चेंज हुए हैं, तो दो चीज़ें यहाँ पे कुछ एडवाइजर्स ने शायद
पैसे निकाल के लोगों को रीबैलेंस करवाया है डेट में। एक तरह से हमने वो देखा है कि काफ़ी जो जैन फेब मार्च में लोगों ने जब रिटर्न्स नेगेटिव देखे तो थोड़ा सा एक्शन लेना स्टार्ट किया कि हम थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस करें। तो वो शायद बहुत टेम्पररी है। और दूसरी बात ये है कि जब मार्केट्स नीचे आते हैं और जब अभी पहले ऊपर जा रहे होते हैं तो लोग यूजुअली पहले प्रॉफिट बुक करते हैं कि देखिए आ तो गया वापस 25,000, तो यहाँ पे थोड़ा सा बुक कर लेते हैं। लेकिन ये मार्केट अगर और ऊपर जाता गया तो यही लोग फिर से आ जाएंगे मार्केट में, क्योंकि वो काइंड ऑफ वो टाइम करेंगे पहले मार्केट को, फिर बोलेंगे देखिए मेरा टाइमिंग गलत था, चलो वापस चलते हैं। और वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो शायद उसकी वजह से कुछ चेंज हुआ होगा। लेकिन मैंने -22% का नंबर तो मुझे आई थिंक ओवरऑल फ्लोज पे एसआईपी फ्लोज तो काफी स्ट्रांग हाँ, है एसआईपी इनफैक्ट इज दो फाइन, तीन। बट इक्विटी हाँ, म्यूचुअल फंड में मुझे लगता है मई में हमने प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है, रीबैलेंसिंग भी देखी है, इन सब का भी असर है। ऑल राइट दीपक, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपके इस नए कदम के लिए, और शुक्रिया आपने वक्त निकाला Money9 और Money9 के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू प्रियंका जी, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ Money9 एज वेल। ओके, सो दीपक शनॉय बताते हुए कि देखिए अभी आपको बाजार की अनसर्टिनिटी घबरा रही होगी, लेकिन ये घबराहट का जो समय है ना, यही समय है, ये अपॉर्चुनिटी है, निवेश की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहिएगा, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए और निवेश रुकना नहीं चाहिए, तभी बनेगा पैसा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।